हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पहले एक ज़रूरी सूचना दे रहे हैं कि अगर आप डेली 9 AM और 9 PM पर क्विज करना चाहते हैं सोशियोलॉजी से संबंधित, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा आप पेपर 1 के क्विज के लिए भी आप हमारा एक दूसरा चैनल है उस पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज की पहला वीडियो। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना या प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षीकरण जो है वह सभी धर्मों को समान सम्मान देने से संबंधित है। पीटर बर्गर ने कहा कि धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज व संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को धर्म के प्रभाव से दूर रखा जाता है, अर्थात किसी भी धर्म की भूमिका उसमें शामिल नहीं की जाती। वहीं वेबर कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रदत्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त सिद्धांत है जो कि वैज्ञानिक विचारों पर आधारित होता है, अर्थात तर्कसंगत होता है। भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग राज्य की प्रकृति के संबंध में है, अर्थात जो राज्य है वह किसी एक धर्म विशेष से अपना संबंध नहीं रखेगा, वरन सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्मनिरपेक्षता का आवश्यक तत्व नहीं है? धार्मिक सहिष्णुता, लौकिकता, जातिवाद या समानता एवं बंधुत्वता। धर्मनिरपेक्षता का जो आवश्यक तत्व नहीं है वह जातिवाद नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्वों में धार्मिक सहिष्णुता, लौकिकता या सांस्कारिकता, समानता या बंधुत्व, इसके अलावा लचीलापन आदि जो है धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व के रूप में शामिल किए जाते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण की सोच भारतीय सोच में शामिल है। धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों का ह्रास, योग्यता अनुरूप प्रतिफल का सिद्धांत, धर्म में नैतिक और शिक्षा का बिलगाव या सर्वधर्म समभाव। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, जो धर्मनिरपेक्षीकरण का भारतीय सोच है वह सर्वधर्म समभाव, अर्थात सभी धर्मों का समान सम्मान करना होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्षीकरण की विशेषता नहीं है? धार्मिक सहिष्णुता, लौकिकता, समान बंधुत्वता, संकीर्णता व कठोरता। तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा। संकीर्णता व कठोरता न होकर लचीलापन पाया जाता है धार्मिक निरपेक्षता की विशेषता के रूप में। अगला, धार्मिक निरपेक्षीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? अपने धर्म से अटूट लगाव रखना, केवल अलौकिक शक्ति में विश्वास करना या राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना। अगला है, धार्मिक आधार पर संप्रदाय का निर्माण करना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षीकरण का जो प्रमुख विशेषता है वह राज्य की दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना या भारतीय संदर्भ में माना जाता है, क्योंकि भारत कई धर्मों का देश माना जाता है, अर्थात भारत एक धर्म विविधता, जाति विविधता या मतलब एक ऐसी डाइवर्सिटी वाला देश है जिसमें सभी प्रकार के संस्कृति, धर्म पाए जाते हैं, जिसलिए इसे धर्मनिरपेक्षीकरण का सिद्धांत यहाँ पर भारतीयों द्वारा या भारतीय राज्यों द्वारा पालन किया जाता है। अगला है, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता है वह अब वैसा नहीं रहा। यह किसने परिभाषित किया है? AR देसाई, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास या SC दुबे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास का जो मानना है कि धर्मनिरपेक्षीकरण का शब्द जो पहले धार्मिक माना जाता था, अब वह वैसा नहीं माना जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि विभेदीकरण की एक प्रक्रिया से नहीं लेकर समाज के विभिन्न पहलुओं आर्थिक, राजनैतिक, कानूनी, नैतिक एक दूसरे से के
प्रति अधिक से अधिक पृथक होने पर या दिखाई देना होता है क्या, जो है पहले की अपेक्षा अब जो माना जा रहा है कि आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी एवं नैतिक रूप से भी धर्मनिरपेक्षीकरण को बल दिया जाता है, न कि केवल धार्मिक रूप से। अगला है, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण हेतु किसने लघु एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मैरियट, एम.एन. श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु एवं बृहद परंपराओं जैसी सामाजिक अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। रॉबर्ट रेडफील्ड के इन दो अवधारणाओं को जुड़वा अवधारणा भी कहा जाता है। इन्होंने यह जो अवधारणाएं दी, मैक्सिको के टोपोजलान नामक स्थान का जो है अध्ययन करके दिया है। इन्होंने परंपरा का जो वर्गीकरण किया है वह उद्विकासी सिद्धांत पर आधारित माना है। इन्होंने कहा जो परंपराएं सामान्य जन एवं निरक्षर अर्थात कृषकों की होती हैं उसे इन्होंने लघु परंपरा कहा है। यह परंपरा समाज में सदियों से चली आ रही है और अलिखित है। जैसे कि हमारे यहाँ शादी विवाहों में कुछ गाना गाया जाता है, तो वह गाना हमें कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे गाली, हमारे उत्तर भारत के समाजों में खास करके शादी विवाह में गाली देने की जो प्रचलन है, या उसे क्या कहते हैं, वही, तो वह कहीं लिखित रूप में नहीं मिलता है। लेकिन परंपराएं हैं जो है चली आ रही हैं, क्या कहते हैं, सोहर या ये सब जो है, तो यह केवल परंपराएं चली आ रही, तो इसे उन्होंने लघु परंपरा के रूप में सम्मिलित किया है। वहीं इन्होंने कहा है जो परंपराएं धर्म ग्रंथों आदि ग्रंथों पर आधारित हैं उन्हें बृहद परंपरा कहा जाता है। यह परंपरा समाज के सभी लोग अर्थात चिंतनशील लोगों की होती है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी परंपरा इन्होंने माना है। जैसे भागवत गीता में कर्म की बात गई है कि अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए, तो यह एक बृहद परंपरा है, इसे सब फॉलो करते हैं। इसके अलावा ईश्वर की पूजा करना जो है एक धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बात है, तो इसे एक बृहद परंपरा के रूप में देखा जाता है। अगला है, भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं को 6 प्रकारों में किसने वर्गीकरण या प्रस्तावित किया है? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये या डी.पी. मुखर्जी। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एस.सी. दुबे जो थे इन्होंने ग्रामीण जीवन का अध्ययन करके संस्कृति के 6 प्रकार की विविधताओं की चर्चा की है, जिसमें इन्होंने कहा शास्त्रीय रीति रिवाज अर्थात क्लासिकल रीति रिवाज, दूसरा इन्होंने बताया क्षेत्रीय रीति रिवाज, तीसरा इन्होंने बताया स्थानीय परंपरा, चौथा पश्चिमी रीति रिवाज और पांचवा नवोदित राष्ट्रीय रीति रिवाज अर्थात नए जो राष्ट्रीय रीति रिवाज हैं, और आखिरी इन्होंने बताया विभिन्न समूहों में जो उप संस्कृतियाँ उनकी खुद की जो परंपराएं पाई जाती है, तो इसकी चर्चा इन्होंने इसमें की है 6 प्रकारों में। तो राइट आंसर हमारा बी है यहाँ पे। अगला है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहेंगे? समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, जब समाज के संस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो सामाजिक गतिशीलता हम किसे कहेंगे? तो जब समाज की जो है संस्थाओं में परिवर्तन होता है या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, हम उसे सामाजिक गतिशीलता के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रमुखतः संस्था से रिलेट करके इसको, कि जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है तो उसे हम समाज की संरचना में परिवर्तन मानते हैं, अर्थात संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। जैसे कार्ल मार्क्स ने चर्चा किया था कि जब आर्थिक गतिविधियों अर्थात संसाधनों में परिवर्तन होता है तो संपूर्ण सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। तो आर्थिक जो संस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन होगा तो समाज की संरचना में परिवर्तन होता है।
सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियात्मक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? डब्ल्यू स्टीवर्ट, टालगट पार्सन्स, कार्ल माइनहीम या एफ नाडेल। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी होगा। कार्ल माइनहीम ने सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल मानते हैं। सामाजिक संरचना शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह स्पेंसर ने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। वहीं टालगट पार्सन्स के अनुसार जो है संबंधित संस्था अभिकरण एवं सामाजिक प्रतिपादन के साथ में समूह प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति भूमिकाओं की विशिष्ट व्यवस्था को प्रकट करने के लिए सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया जाता है। नाडेल के अनुसार सामाजिक संरचना है जो है एसएफ नाडेल क्या मानते हैं? एसएफ नाडेल मानते हैं कि जो सामाजिक संरचना है वह मूर्त होती है जिसकी सदस्यता के व्यवहारों के रूप में देखा जाता है। तो इससे पहले वाले जो सामाजिक संरचना की गतिशीलता की चर्चा की है गई है, तो यहाँ गतिशीलता की जो चर्चा है वह सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन से होता है। जब सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन होगा तो वहाँ भूमिकाओं में भी परिवर्तन देखा जाता है। और यही यहाँ गतिशीलता के जगह अगर परिवर्तन होता तो सामाजिक संरचना की परिवर्तन की बात की जाती, तो हम यहाँ पे राइट आंसर जो है डी को मानते कि समाज में संस्थाओं में परिवर्तन होना। किसके अनुसार? पार्सन्स के अनुसार जो है संस्थाओं में परिवर्तन ही सामाजिक संरचना में परिवर्तन माना जाता है। अगला प्रश्न है सामाजिक संरचना की जो अवधारणा का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया है? मर्टन, कुले, मैकाइबर या स्पेंसर। तो सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया है। अगला है सामाजिक संरचना के तत्वों को इंगित कीजिए। सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतर संबंध, संरचनात्मक रूप से परिभाषित एवं व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था के रूप में, समूहों के बीच अंतर संबंध के रूप में या सभी में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वह होगा डी, उपर्युक्त सभी। संरचना के तत्वों के अंतर्गत सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतर संबंध, संरचनात्मक रूप से परिभाषित व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था, समूह के बीच अंतर संबंध या अंतःक्रिया और आदर्श नियम को शामिल किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा विचार। विचार व्यक्तियों का अपना एक अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, तो इसे सामाजिक संरचना के रूप में नहीं शामिल किया जाता है। जबकि सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका को सामाजिक संरचना से संबंधित माना जाता है या उसके विशेषताओं के रूप में देखा जाता है। सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति, परिस्थिति, भूमिका या समूह। तो संरचना की जो छोटी इकाई है उसे व्यक्ति को माना जाता है। और इससे बड़ी इकाई को क्रमशः जैसे पहले व्यक्ति होगा, व्यक्ति से परिवार होगा, परिवार से नातेदारी समूह बनेगा, नातेदारी समूह से वंशक्रम, वंशक्रम से उपजाति, जाति से उपजाति से जाति, जाति से वर्ण, वर्ण से परिस्थिति, भूमिका, सब सामाजिक संरचना के तत्व हैं। लेकिन सबसे छोटी इकाई जो है व्यक्ति है, बाकी सब व्यक्ति से जुड़ी हुई फैक्ट के रूप में सम्मिलित होगा। क्योंकि व्यक्ति नहीं होगा तो परिवार का निर्धारण नहीं होगा, परिवार नहीं होगा तो परिवार के अंतर्गत परिस्थिति, भूमिका का निर्धारण नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? परिवार का आकार एवं स्वजनों की संख्या, परिस्थिति व भूमिका, आयु एवं लिंग, प्रजनन व मृत्यु दर। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? तो राइट आंसर हम बी को मानेंगे, परिस्थिति एवं भूमिका। अगला है टी पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? 4, 6, 8 या 10। तो जो टी पार्सन्स से इन्होंने 4 प्रकार के सामाजिक संरचना की चर्चा की है। वह है सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तिगत व्यवस्था एवं जैविक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तिगत व्यवस्था एवं जैविक व्यवस्था के रूप में इन्होंने सामाजिक संरचना के 4 प्रकारों का वर्णन किया है। अगला है निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना
अनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लेवी स्ट्रास, जेब लेवी, रेमंड रेडफर्थ या इवांस पिचार्ड। तो सामाजिक संरचना का अनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यह कथन लेवी स्ट्रास से संबंधित है। इन्होंने संरचना व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करते हुए कई तत्वों, इन्होंने कहा जो संरचना है वह कई तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें कि कोई भी अन्य सभी तत्व में परिवर्तन को प्रभावित किए बिना परिवर्तन से गुजर सकती है। इन्होंने कहा जब कोई एक तत्व में परिवर्तन होगा तो दूसरा तत्व अपने आप ही उससे प्रभावित होगा। वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? नॉडेल, दुर्खीम, मर्टन या रेडक्लिफ ब्राउन। तो यहाँ पूछा है वास्तविक और सामान्य सामाजिक संरचना की मध्य अंतर किया है या संरचना के प्रकार की चर्चा की है, तो वह रेडक्लिफ ब्राउन है। ब्राउन ने दो प्रकार की संरचना की चर्चा की है, एक रियल अर्थात वास्तविक, दूसरा इन्होंने कहा सामान्य सामाजिक संरचना। तो वे समाज में व्यक्तियों एवं समूहों में प्रचलित संबंधों को सामाजिक संरचना मानते हैं। जो ब्राउन है उन्होंने संबंधों को संरचना का रूप माना है, इसलिए वे सामाजिक संरचना को क्या कहते हैं? मूर्त हैं। तो संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में। और स्पेंसर क्या मानते हैं? सामाजिक संरचना को संस्थाओं का कुल योग मानते हैं। संस्थाओं का कुल योग मानते हैं। इन्होंने कहा संस्थाओं का कुल योग सामाजिक संरचना है। तो अगला है चिंतन की संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक हैं रेडक्लिफ ब्राउन, जे बैकोफन, एल.एच. मॉर्गन या जी.एच. चाइल्ड। तो राइट आंसर होगा चिंतन की संरचनात्मक विचारधारा के जो समर्थक हैं वह आर रेडक्लिफ ब्राउन हैं। इनके अलावा इवांस पिचार्ड और लेवी स्ट्रास भी संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। इनका मानना है कि जो सामाजिक संरचनाएं हैं उतनी ही वास्तविक हैं जितनी कि वे व्यक्तिक अवयव से जुड़ी हुई हैं। अगला है संरचनावाद किससे संबंधित है? मैलिनोवस्की, मर्टन, लेवी स्ट्रास या पार्सन्स। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी, लेवी स्ट्रास से संरचनावाद शब्द जो है जुड़ा हुआ है। अर्थात सर्वप्रथम जो संरचनावाद शब्द का प्रयोग लेवी स्ट्रास ने किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी में सर्वप्रथम संरचनावाद शब्द का प्रयोग किया है। लेवी स्ट्रास के अनुसार सभी संस्कृति के तत्व मूलतः एक ही मानसिक प्रक्रिया की उपज हैं, ऐसा यह मानते हैं, जो संपूर्ण मानव में पाई जाती है। तो इन्होंने कहा सभी संस्कृतियां जो है यह एक मानसिक प्रक्रिया की उपज हैं जो संपूर्ण मानव में पाई जाती हैं। यह संभव है कि सांस्कृतिक दृष्टि से बाह्य रूप से भिन्न हो, लेकिन आंतरिक रूप से संरचना में समानता होती है जो मानव चिंतन की समान संरचना को प्रकट करती है। इसी को इन्होंने संरचनावाद कहा है। और कभी कभी पूछ लेता है सीधा सीधा कि किसने संरचनावाद को मानसिक प्रक्रिया के रूप में समझा है, तो वह लेवी स्ट्रास है। अगला है मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? लेवी स्ट्रास, कुर्चेवेल, हॉकेस, स्कॉट लैस। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा मानव शास्त्रीय संरचनावाद के पिता लेवी स्ट्रास माने जाते हैं। अगला है लेवी स्ट्रास ने रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना किसके मध्य अंतर स्थापित न करने के आधार पर की है? सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रिया, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध के बीच अंतर न करने के कारण लेवी स्ट्रास ने रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना की है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक संरचनावादी है? तो इमाइल दुर्खीम, एसएफ नॉडेल, जुर्गेन हाबरमास या क्लाउड लेवी स्ट्रास। तो इसका राइट आंसर जो होगा लेवी स्ट्रास होगा। तो संरचनावादी जो दृष्टिकोण है इसका प्रवर्तक लेवी स्ट्रास हैं। और इससे जुड़े जो प्रमुख हैं तो स्विट्जरलैंड के भाषाविद हैं जो फर्नांड
सॉसरे, सॉसरे करके इनका नाम है, फर्नांड डी सॉसरे, सॉसरे है, जो कि संरचनावादी के दृष्टिकोण के रूप में इन्हें भी प्रमुख योगदान इनका माना जाता है। तो इस दृष्टिकोण की जो उत्पत्ति हुई है वह भाषा के अध्ययन के आधार पर हुई है, अर्थात यह संचार एवं संस्कृति को समझने का एक पद्धति या तरीका इसे इन्होंने माना है। तो आज की वीडियो जो है यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।